नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम टू न्यूज़ टॉक विद वीडी समीर। आज जो चर्चा लेके मैं आपके सामने रूबरू हो रहा हूँ, ये है इंडियन क्रिकेट को लेके। बहुत बड़ी एक कल खबर आई है कि एएस जो क्रिकेटर हैं, स्पिनर हैं, जाने-माने इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत को जिन्होंने रिप्रेजेंट किया, रविचंद्रन अश्विन, उन्होंने गावस्कर बॉर्डर जो ट्रॉफी है, उसके बीच ही संन्यास ले लिया है तीसरे टेस्ट के दौरान। और ये जो संन्यास है, इसकी एकाएक घोषणा उन्होंने की है। यानी ये घोषणा स्टार्ट होने से पहले भी, सीरीज स्टार्ट होने से पहले भी कर सकते थे अगर कुछ इस तरह का उनका प्लान था, और एटलीस्ट तीसरे टेस्ट से पहले ज़रूर कर सकते थे, जिससे कि एक जो प्रॉपर फेयरवेल है वो उनको दी जा सके। तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा भारत की क्रिकेट टीम को एक लॉस हुआ है कि आर अश्विन जैसे जो दिग्गज क्रिकेटर हैं, जिन्होंने अपनी बॉलिंग के साथ बैटिंग से भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है भारत की क्रिकेट के लिए। पहले मैं थोड़ा सा आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से रविचंद्रन अश्विन ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है भारत की क्रिकेट को, चाहे वो टेस्ट मैच है, वनडे है या T20 है। तीनों फॉर्मेट में ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है। और जो फिगर्स हैं, मैं आपको फिगर्स भी दिखाना चाहता हूँ कि ताकि आपको ये पता चले कि किस कद और किस लेवल के खिलाड़ी रहे हैं रविचंद्रन अश्विन ने 106 टेस्ट खेले, जिसके अंदर 537, उन्होंने 537 विकेट्स उन्होंने ली टेस्ट के अंदर। ओडीआई 116 खेले, 156 विकेट्स उनकी ओडीआई के अंदर हैं। T20 उन्होंने 65 खेले हैं और 72 विकेट्स उनकी T20 में हैं। टोटल उन्होंने भारत के लिए जो इंटरनेशनल मैचेस तीनों फॉर्मेट में मिला के खेले हैं 287, और टोटल जो उनकी इंटरनेशनल विकेट्स हैं तीनों फॉर्मेट्स में वो हैं 765। तो उनकी ये जो फिगर्स और उनकी जो अचीवमेंट्स हैं, ये दर्शाती हैं कि किस लेवल के आला दर्जे के आर अश्विन क्रिकेटर रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं जो उन्होंने रिटायरमेंट का फैसला लिया है, स्पेशली बिटवीन द सीरीज, तीसरा टेस्ट मैच जो गोवा में हुआ, उसके पीछे अगर थोड़ा सा आप देखें तो बहुत एक माकूल जो जवाब हमें ये मिलता है, अगर हम इसका थोड़ा सा स्टडी और एनालिसिस करें, कि रविचंद्रन अश्विन को जितने मौके मिलने चाहिए भारत की तरफ से, एक तो मौके वो नहीं मिल रहे। दूसरा, उनको कभी भी टीम में रखा जाता है और कभी भी उनको ड्रॉप कर दिया जाता है, स्पेशली जब ओवरसीज का कोई भी दौरा हो, तो ये पता ही नहीं होता कि रविचंद्रन अश्विन की जगह टीम में है या नहीं है। 11th आवर में उनको बताया जाता है कि आप टीम में हो। तो अगर किसी खिलाड़ी को, इस तरह का जो सीनियर खिलाड़ी है जिसकी इतनी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है भारत के लिए, उसको पता ही नहीं कि वो टीम में इन है कि आउट है। एक एक मैच से गावस्कर बॉर्डर जो ट्रॉफी है, एक एक टेस्ट मैच से अभी वो बराबर है। 3 टेस्ट हुए हैं, एक एक ड्रॉ हुआ है, एक ऑस्ट्रेलिया ने जीता, एक इंडिया ने जीता, और एक टेस्ट मैच ड्रॉ हुआ है। 2 टेस्ट मैच अभी होने हैं, एक मेलबॉर्न में, एक सिडनी में, यानी टोटल 5 टेस्ट की सीरीज है। और मेरा मानना है कि जिस तरह की विकेट मेलबॉर्न और सिडनी की है, अगर रविचंद्रन अश्विन टीम में होते तो उनकी परफॉर्मेंस इन दोनों जो विकेट्स हैं उनमें बेहतर रहने की उम्मीद, इसलिए कि ये दोनों जो मेलबॉर्न और सिडनी की विकेट्स हैं, ये थोड़ी सी स्पिनर जो फ्रेंडली विकेट्स हैं। तो मेलबॉर्न और सिडनी में भी रविचंद्रन अश्विन की कमी खलेगी। और आने वाली जितनी भी सीरीज है, मैं समझता हूँ कि कम से कम रविचंद्रन अश्विन अभी 1-1.5 साल तक भारत की क्रिकेट टीम का हिस्सा बन सकते थे, क्योंकि फिजिकली भी वो उनको इतना इस तरह की कोई भयंकर समस्या नहीं है। फिजिकली अमूमन वो फिट दिखाई देते हैं। इस बॉलिंग के अलावा जो उनकी बैटिंग है, वो एक, मैं समझता हूँ, एक और एसेट है और एक एज देती है भारत की क्रिकेट टीम को, स्पेशली अगर टेस्ट मैच देखें या ओडीआई में देखें। मैं दोनों फॉर्मेट्स में कहता हूँ। रविचंद्रन अश्विन ने 6 शतक टेस्ट सीरीज के अंदर लगाए हैं। तो जिस खिलाड़ी ने 6 शतक, 6 सेंचुरियां टेस्ट क्रिकेट के अंदर लगाई हैं, आप समझ सकते हो कि उनको हम एक आला दर्जे का ऑलराउंडर कह सकते हैं। वो स्पिनर थे और साथ में बैटिंग करते थे। नंबर 8 पे मैं समझता हूँ कि किसी भी टीम के लिए बॉलिंग और बैटिंग का जो कॉम्बिनेशन है, अगर रविचंद्रन अश्विन टीम में हो तो एक बहुत बड़ा एज रहता है, वर्ड भी वो किसी भी टीम के लिए खेले। यहाँ दूसरा मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जैसे मैंने बताया, रविचंद्रन अश्विन को ये पता ही नहीं कि कब वो इन है या आउट है, स्पेशली ओवरसीज़ के अंदर। और जिस तरह से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रोहित शर्मा के साथ, जो कप्तान है भारत के, जब वो प्रेस के लिए आए थे अपने रिटायरमेंट को लेके, तो उनकी बॉडी लैंग्वेज अगर हम देखें, रविचंद्रन अश्विन की और फिर कैप्टन रोहित शर्मा की भी अगर बॉडी लैंग्वेज देखें, तो वो बॉडी लैंग्वेज को अगर हम स्टडी करते हैं तो उससे पता चल जाता है कि किस तरह की स्थिति में रविचंद्रन अश्विन ने रिटायरमेंट ली है। और जो रोहित शर्मा है, वो कभी नहीं चाहते थे कि फिलहाल जो आर अश्विन है वो रिटायरमेंट लें।
और रविचंद्रन अश्विन ने जो अपनी पीसी थी उसके अंदर एक अंडरलाइन करने वाली बात है, उन्होंने कहा था कि अभी उनके पास वो समझते हैं कि साल 1.5 साल की क्रिकेट बची हुई। तो क्या इसके अंदर जो बीसीसीआई है, बीसीसीआई का क्या कोई रोल नहीं बनता है? बीसीसीआई को पहले जरूर ये मैं समझता हूँ अंदेशा रहा होगा कि किसी ना किसी चीज को लेके जो रविचंद्रन अश्विन है वो कंफर्टेबल नहीं है टीम के अंदर। तो बीसीसीआई के जो टॉप ऑफिशियल्स हैं, जो सचिव हैं या प्रेसिडेंट हैं, उनको डेफिनेटली पहले बात करनी चाहिए थी रविचंद्रन अश्विन से कि अगर किसी बात को लेके वो असहज हैं, कंफर्टेबल नहीं है, तो उनके साथ बातचीत होनी चाहिए थी। चलें, अब जो हो गया वो हो गया। हमने एक बहुत ही मैं समझता हूँ आला दर्जे का क्रिकेटर, एक जेंटलमैन क्रिकेटर, उसकी विदाई हुई है और मैं समझता हूँ भारत के लिए ये एक बहुत बड़ी क्षति है। क्योंकि क्षति मैं इसलिए कह रहा हूँ, रिटायरमेंट तो एक ना एक दिन सभी को होना है, लेकिन जिस तरह अभी रविचंद्रन अश्विन की परफॉर्मेंस थी, फिजिकली कोई इस तरह का इशू नहीं था, वो कम से कम भी मैं समझता हूँ 10 टेस्ट मैच इंडिया के लिए ज़रूर खेल सकते थे। और ये जो उनकी टैली है, जो टेस्ट क्रिकेट के अंदर 537 है, ये टैली जो है मैं समझता हूँ ईजिली 600 प्लस हो सकती थी। और अगर 600 प्लस ही होती, ये रविचंद्रन अश्विन के लिए तो एक रिकॉर्ड होना ही होना था। लेकिन वो जो रिकॉर्ड होता है किसी भी क्रिकेट का, इंडिविजुअल का, वो उसकी जो क्रिकेट की टीम है और उसका नेशन, उसको ही रिप्रेजेंट करता है। अगर रिकॉर्ड 600 विकेट्स का होता था तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह की ये पोजीशन उनकी रहती। तो रविचंद्रन अश्विन के बारे में दूसरा मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जैसे मैंने बताया कि 5 टेस्ट की ये ऑन गोइंग सीरीज है, इन बिटवीन उन्होंने संन्यास ले लिया, रिटायरमेंट ले लिया बिना किसी को पहले बताए हुए। रविचंद्रन अश्विन को कहीं ना कहीं ये जरूर लग रहा था कि जो 2 मैचेस आगे होने मेलबॉर्न और सिडनी में, उसके अंदर शायद उनकी जगह नहीं है टीम में। और रविंद्र जडेजा या वाशिंगटन सुंदर जो हैं, शायद उनको उनकी जगह पे टीम में रखा जाए। तो ये भी एक वजह है, क्योंकि अगला जो टेस्ट मैच है, जो अगली सीरीज है, वो लगभग 6 महीने के बाद है, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। तो 6 महीने का वक्फा वो है। और अगर ये 2 टेस्ट मैच मैं समझता हूँ इसके अंदर शायद कहीं ना कहीं उनको, रविचंद्रन अश्विन को ये मैसेज जरूर दिया गया होगा बीसीसीआई और जो टीम दूसरी मैनेजमेंट है टीम की, कि आप शायद ये 2 जो आने वाले टेस्ट मैचेस हैं ये भी नहीं खेल सकते हैं, इसके अंदर आपकी जगह नहीं बनती है। तो ये कुछ वजह जरूर हो सकती हैं। लेकिन अगर इस तरह की एक स्टेचर और कद का खिलाड़ी है, उसके साथ बीसीसीआई को कुछ सही ढंग से डील करना चाहिए। जिन्होंने भारत के लिए, जैसे मैंने आपको बताया, 287 मैच खेल के 765 विकेट्स ली हैं, उनको जो फेयरवेल है वो एक बढ़िया तरीके से दी जानी चाहिए थी। दूसरा, मैं इसके अलावा आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जहाँ तक टेस्ट मैचेस की बात आती है, टेस्ट मैचेस के अंदर जो भारत की अभी परफॉर्मेंस है, पहले घर के अंदर घरेलू सीरीज के अंदर न्यूजीलैंड टीम आई, न्यूजीलैंड ने 3-0 की एक मैं समझता हूँ बहुत बड़ी जो एक हार है भारत को मिली। और अभी ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी गाबा टेस्ट जो है वो ड्रॉ जरूर हो गया है, लेकिन आप देखें कि ड्रॉ होने के बावजूद जो है भारत इस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं। भारत की मैं समझता हूँ मैनेजमेंट जो है, बीसीसीआई भी और दूसरे भी खिलाड़ी और मीडिया जगत भी ये मान के चल रहा है कि ये जो गाबा टेस्ट ड्रॉ हुआ है, इसमें बहुत बड़ी कोई अचीवमेंट है इंडिया की। इंडिया बिल्कुल बैक फुट पे खेल रहा है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। इसके पहले भी मैंने बताया, न्यूजीलैंड ने होम सीरीज में हमको 3-0 से धूल चटाई। इसमें मैं साथ ये जरूर मेंशन करना चाहूँगा कि जब विराट कोहली हुआ था कैप्टन, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी ने भी ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही टेस्ट सीरीज जब चालू थी तो उन्होंने वहां से रिटायरमेंट ली थी और एकाएक विराट कोहली को कैप्टन बना दिया गया था उस सीरीज में। विराट कोहली ने चाहे पहला अपना टेस्ट हारा था ऑस्ट्रेलिया में बतौर कैप्टन, लेकिन उन्होंने फ्रंट फुट पे आके वो मैच जीतने के प्रयास से वो खेला था। उसके बाद लगातार जिस तरह से विराट कोहली ने टीम इंडिया को लीड किया, चाहे वो टेस्ट मैचेस हैं, ओडीआई हैं या दूसरा T20 है, एज कैप्टन उनकी परफॉर्मेंस बड़ी जबरदस्त रही थी और उनका आप रिकॉर्ड भी देख सकते हैं। लेकिन जिस तरह से एज कैप्टन विदाई हुई थी विराट कोहली की, भारत की टीम चाहे वो ओडीआई तीनों फॉर्मेट्स के अंदर जिस तरह से उनकी कैप्टनसी उन्होंने छोड़ी थी या उनको छिड़वाई गई, इस तरह की पोजीशन हो गई। तो अगर विराट कोहली मैं समझता हूँ इंडिया के अंदर स्पेशली टेस्ट के अंदर अगर कंटिन्यू कैप्टन रहते तो स्टीव वॉक का रिकॉर्ड जो है या रिकी पॉन्टिंग का जो रिकॉर्ड है बतौर कैप्टन, उसकी बराबरी या उसको तोड़ भी सकते थे, जो उनके लिए भी एक अचीवमेंट होती और भारत की क्रिकेट की टीम के लिए भी एक अचीवमेंट होती। लेकिन उस वक्त सौरव गांगुली दादा बीसीसीआई के प्रेसिडेंट हुआ करते थे। मैं समझता हूँ कि उस दौरान भी कुछ कम्युनिकेशन का गैप रहा, कुछ आपस में कोऑर्डिनेशन का गैप रहा, जिसकी वजह से एक शेर दिल खिलाड़ी विराट कोहली ने मैं समझता हूँ तीनों फॉर्मेट में उन्होंने अपनी कप्तानी छोड़ी, जबकि उनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी थी और उनकी लीडरशिप के अंदर भारत की जो परफॉर्मेंस थी बतौर, उन्होंने टेस्ट मैच भी जीते, ओडीआई भी और T20 भी जीते। उसके बाद कमांड दी गई है रोहित शर्मा को। नो डाउट रोहित शर्मा एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं, लेकिन वो जो खिलाड़ी हैं और उनकी जगह जो बनती है वो T20 में बनती है और ओडीआई में बनती है। T20 तो चलो वे अभी नहीं खेल रहे हैं,
लेकिन वो लगातार उनकी जो मैं समझता हूँ उनकी जिस तरह की कैपेबिलिटी और कैपेसिटी है, वो ओडीआई टीम को लीड भी कर सकते हैं और ओडीआई के अंदर उनकी पर्सनल परफॉर्मेंस भी बहुत बढ़िया है। लेकिन जहाँ तक टेस्ट मैचेस की बात है, टेस्ट मैचेस के अंदर ना तो रोहित शर्मा टीम को अच्छी तरह लीड करने हैं और ना ही उनकी पर्सनल परफॉर्मेंस जो है वो भी बढ़िया नहीं है, अगर आप दोनों चीज़ें देखें। यानी रोहित शर्मा की अगर वो कप्तान नहीं है भारत की टेस्ट क्रिकेट टीम में, तो बतौर इंडिविजुअल प्लेयर उनकी जगह नहीं बनती है टेस्ट टीम के अंदर, और वो लगातार टेस्ट टीम में है और टेस्ट टीम में और कप्तानी भी कर रहे हैं और भारत की एक के बाद एक हार हो रही है टेस्ट क्रिकेट के अंदर। फिर से मैं इसके साथ आपको फिर से अंडरलाइन आपको ये बात करनी चाहिए कि जो नो डाउट जो रोहित शर्मा है, ही इज़ अ वेरी वेरी गुड बैट्समैन, वेरी अटैकिंग बैट्समैन, फ्रंट फुट पे आके खेलते हैं, लेकिन जो टेस्ट मैचेस की रिक्वायरमेंट होती है उसके अनुरूप जो है वो सूटेबल नहीं है रोहित शर्मा टेस्ट मैचेस के अंदर। आप उनका रिकॉर्ड भी देख सकते हैं और उनके रिकॉर्ड को आप कंपेयर कर सकते हैं विराट कोहली के रिकॉर्ड के सामने, तो ब्लैक एंड व्हाइट ट्रांसपेरेंट जो है वो आपके सामने आ जाए। तो बीसीसीआई जो रिचेस्ट क्रिकेट गवर्निंग बॉडी है पूरे वर्ल्ड के अंदर, और मैं समझता हूँ उनकी मोनोपोली और एकाधिकार है बीसीसीआई का पूरे वर्ल्ड के अंदर, जिस तरह से बीसीसीआई डिक्टेट करती है टर्म्स के अंदर। तो बीसीसीआई को अपने पहले घर में भी ज़रूर देखना चाहिए कि उनके घर में उनकी टीम के अंदर क्या कुछ सब कुछ ठीक चल रहा है। अदरवाइज जिस तरह से आर अश्विन ने बीच सीरीज टेस्ट सीरीज इतनी इंपॉर्टेंट सीरीज बॉर्डर और गवास्कर ट्रॉफी के बीच में रिटायरमेंट लिया एक, वो बहुत बड़े क्वेश्चन जो है वो प्रश्न चिन्ह बीसीसीआई के ऊपर भी लगाती है और ओवरऑल टीम मैनेजमेंट के ऊपर भी लगाती है। तो बीसीसीआई को ज़रूर गौर फरमाना चाहिए, और जो थिंक टैंक है बीसीसीआई के अंदर, एक तो बीसीसीआई है, फिर बीसीसीआई के अंदर जो थिंक टैंक है उनको भी ज़रूर देखना चाहिए कि आने वाले समय में किसी भी सीनियर खिलाड़ी, मैं समझता हूँ कोई खिलाड़ी भी हो, चाहे वो किसी भी पायदान का हो, चाहे बॉलर है, बैट्समैन है, ऑलराउंडर है, वॉट उस खिलाड़ी की जो देखभाल है वो ज़रूर करनी चाहिए बीसीसीआई को, और अगर कुछ उसके इश्यूज हैं उसको जल्द से जल्द सॉर्ट आउट करना चाहिए, ताकि फिर से कोई रविचंद्रन अश्विन जैसा खिलाड़ी, इस स्टेचर और इस दिग्गज कद का खिलाड़ी समय से पहले अपनी रिटायरमेंट ना ले पाए, जिससे कि जो सबसे बड़ा नुकसान है वो इंडिया की क्रिकेट को होगा। बाकी जो नुकसान है वो बहुत छोटे हैं, लेकिन जो इंडिया की क्रिकेट है और भारत की जो ओवरऑल छवि है पूरे विश्व के अंदर क्रिकेट को लेकर, उसकी छवि के ऊपर भी कहीं ना कहीं फिर क्वेश्चन मार्क लगे। तो आज के वीडियो में, आज की चर्चा में इतना ही। फिर आगे किसी मुद्दे को लेकर आपके समक्ष हाजिर होगा। तब तक के लिए नमस्कार।